नमस्कार, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। कानूनी सलाह में हर बार हम कुछ ऐसे विषय को लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश सिर्फ हमारे लिए एक राज्य ही नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है, संस्कृति है और आजीविका का आधार है। सवाल उठता है कि क्या हमारी ज़मीन सुरक्षित है? आज जो है हम इसी विषय पे हम बात करने आए हैं। आज हम इसी विषय को लेकर गहराई से समझेंगे कि क्या हिमाचल की जो लैंड है उसकी एक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नीरज शर्मा जी हैं। मैं नीरज शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूंगी कि पहले जब नीरज शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में आए थे तो वो एज ए एडवोकेट आए थे। पिछले साल ही ये सीनियर एडवोकेट भी रहे। सबसे पहले तो मैं सर आपको सीनियर एडवोकेट बनने पे बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ दूरदर्शन की तरफ से। सर, पहला प्रश्न मैं थोड़ा इसी पे आना चाहूँगी कि अगर हम आम भाषा में कहें तो हम बोलते हैं एडवोकेट हैं तो सब लोग यही एक ही समझते हैं कि अब थोड़ा सा मैं आज ये डिफरेंस आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में। मैम, जो डिफरेंस इसमें है वो यही है कि जो ये सीनियर एडवोकेट है, इट इज़ अ डेजिग्नेशन कन्फर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इसमें ये डेजिग्नेट करते हैं और उसको सीनियर माना जाता है। और बहुत सारे इसमें सीनियर डेजिग्नेशन के बाद जो है ऐसे कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स हैं या डेकोरम है वो मेंटेन करना पड़ता है और इसलिए जो है सीनियर डेजिग्नेट किया जाता है। जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए। सर, बात करें आज का जो हमारा विषय है वो है प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। थोड़ा सा मैं इसके विषय में आपसे जानना चाहूँगी और मैं थोड़ा सा हिमाचल के विषय में इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, तो थोड़ा सा हमें इसके विषय में बताइए। जहाँ तक जो आप लैंड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारा जो HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1972, उसमें एक सेक्शन है 118, बहुत फेमस सेक्शन है। तकरीबन सब लोग इसके बारे में बात करते हैं 118, बट ये इट्स अ पार्ट ऑफ HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसमें जो बेसिकली जो है 118 में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी लैंड को जो है हिमाचल में नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बाय नहीं कर सकता। और फर्दर इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये कही गई है कि जो हिमाचल में जो लैंड है वो ना तो बाय वे ऑफ सेल, मॉर्टगेज, विल और गिफ्ट डीड, इसके माध्यम से भी जो है किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की जाती, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। जी, ये सेक्शन है 118 में। सर, 118 जैसे कि बहुत ही हमेशा लोगों से सुनते आते हैं कि हिमाचल में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, उसके कानून बहुत सख्त हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि धारा 118 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इसका इंटेंट पीछे जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इस कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं हिमाचल में, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर ये ओपन कर दिया जाएगा तो जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है वो बाय करेंगे और इनसाइड स्टेट और आउटसाइड स्टेट के लोग यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, जिससे जो एक तो प्राइस हाइक हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट अगर वो लैंड लेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं लेगा, वो उसका डिफरेंट पर्पस के लिए लेगा, जिससे कि वो उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो नेचर ऑफ लैंड है वो चेंज हो जाएगी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, जिसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, प्राइस हाइक होने की वजह से अपना अगर वो एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, भविष्य में एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, तो वो नहीं ले पाएंगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस जो बाहरी लोग हैं या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग इसको कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट ना कर सके, इस इंटेंट से जो है ये सेक्शन 118 लाया गया था पर्टिकुलरली। सर, जैसे कि आप बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से अगर हम बात करें कृषकों की और गैर कृषकों में अंतर क्यों रखा गया है? मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अंतर यही है कि जो बेसिकली जो हमारी लैंड्स हैं, बहुत अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर लैंड हिमाचल में बहुत लिमिटेड है कंपैरिजन टू अदर्स। तो अगर वो लैंड भी अगर इस तरह से चली जाएगी, मान लीजिए अगर आज ये ओपन कर दिया जाता है, इस वक्त उसके प्राइसेस लोगों को मिलेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट को शायद उनको ऐसा एल्योर हो जाएंगे कि ज़्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में
वो प्राइसेस बहुत कम, इन्फ्लेशन से कम हो जाते हैं और दे लूज द लैंड, और अल्टीमेटली जो लैंड लूज़र हो जाएंगे। इसलिए जो एग्रीकल्चरिस्ट वन पार्ट हो गया, और जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, क्योंकि दे आर नॉट बेस्ड, उनका ओरिजिन एग्रीकल्चर बेस्ड से उनका फैमिली नहीं चल रही थी, बिल्कुल। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हिमाचल में जो है इस चीज़ को लाया गया था, इस सेक्शन को। तो इससे जो धारा 118 है उससे निवेश पे, और अगर मैं पर्यटक से बात करूं तो उस पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हाँ नहीं, इसमें मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि 118 जो है एक तो रिस्ट्रिक्शन पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट भी है इसमें, वो है एक्सेप्शंस, कि 118 में अगर आप सेल ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो किन लोगों को जो है लैंड ट्रांसफ़र की जा सकती है और क्या माध्यम है। उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें एक प्रोविज़न है, जो SC ST लैंडलेस हैं उनके नाम ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो 1972 से हिमाचल में एक्ट आने से पहले काम करते थे, वर्किंग क्लास थी, उनको ये एक्सेप्शन दी गई है। और जो कारगर हैं हमारे गांव के घरेलू बहुत लोअर, वो उनके नाम भी ट्रांसफ़र हो सकती है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दिस सेक्शन देयर इज़ अ प्रोविजन टू सीक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है कि लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं 500 स्क्वायर मीटर तक के घर के लिए, और 300 स्क्वायर मीटर अपनी शॉप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इन केस उनके पास कोई और लैंड नहीं है तो पर्पज़ के लिए। और उसके लिए प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है, वो प्रोसेस पे अभी अगले थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि पर्यटन और ये है, इसके लिए ये भी एक्सेप्शन है, जैसे गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एक्सेप्शंस हैं, कोई पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो हमारे हिमुड है उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, और प्लस कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ इस्टेब्लिश करने हैं, कोई टूरिज़्म की बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ नहीं है, उसके लिए भी एक्सेप्शंस हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्म्स के परमिशन के अलावा जो है उसी के हिसाब से जो है वो खरीद। कुछ समय से, बहुत समय से जो है व्यक्ति यहाँ रह रहा है, जैसे आपने 1972 से पहले का बताया कि वही ले सकते हैं, तो अगर हिमाचली, उसकी वाइफ हिमाचली है और वो खुद हिमाचली नहीं है, तो क्या वो हकदार है हिमाचल में ज़मीन लेने के लिए? इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा, सिर्फ हिमाचली होना काफ़ी नहीं है। आप भले ही हिमाचली है, बोनाफाइड हिमाचली है, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं तब भी आप लैंड नहीं ले सकते। अब दूसरी बात कि हस्बैंड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वाइफ एग्रीकल्चरिस्ट है, तो ऑब्वियसली जो वाइफ है वो बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट शी कैन बाय लैंड बिकॉज सिंस शी इज ए एग्रीकल्चरिस्ट। सो मेरे इसमें डिफरेंस क्या है, नॉट ओनली हिमाचली, वन शुड बी एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ हिमाचल। बिल्कुल, कि हिमाचल में अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो आपको पहले आपकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, तभी जो है वो आप ज़मीन खरीद सकते हैं। बहुत ही प्रोटेक्शन एक्ट जो है हिमाचल के लिए बने हुए हैं। अगर हम बात करें, क्या इस कानून में थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है कि हिमाचली लोग हमेशा कहते हैं बहुत भोले भाले होते हैं, और उनके जो है लैंड्स, उनके पास लिमिटेड लैंड्स हैं, हिमाचल में बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लिमिटेड लैंड्स हैं, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। इसमें ठीक कहा आपने, संशोधन इसमें जब से 1972 के बाद बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी है, 94 में, 97 में, 98, बहुत सारी इसमें टाइम टू एज़ पर द नीड ऑफ द आ रही है, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कभी ना चेंज हुआ है ना शायद होगा, क्योंकि द बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे जो है लैंड ओनर्स, जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जब भी कोई ज़रूरत होती है, लिमिटेड पर्पस में इसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कभी चेंज नहीं हुआ है, ना शायद होगा। जैसे आपने बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, अगर इसमें इसको थोड़ा सा कमज़ोर किया जाए तो हिमाचल पे असर पड़ सकता है इस चीज़ का? मैं तो यही समझता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर के लोग या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चरिस्ट से तो ज़्यादा ही रहेगी, तो वो कभी भी जो है लैंड ले लेंगे, और धीरे धीरे जो है जो लैंड ओनर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है, वो लैंड लूजर्स बन जाएंगे, उनके पास लैंड ही नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ये भी है कि एनकरेजमेंट हो, जैसे इसमें एक एक्सेप्शन में ये है कि अगर कोई और लैंड लेना चाहता है अपने इस पर्पस के लिए, कोई एग्रीकल्चर फार्म हाउस की तरफ जाना चाहता है, उस तरीके के लिए भी एक्सेप्शंस हैं इसमें।
थोड़ा सा मैं उसको वही encouragement किया एक्सेप्शंस जाता को जानना चाहूँगी कि क्या कोई अगर किसी को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उससे बढ़ सकते हैं, तो क्या उसमें वो कुछ उसमें ऐसी प्रोविजन जी है? जी, उसमें एक एक्सेप्शन है। पोल्ट्री है, और जो घरेलू मैंने आपको कहा लैंडलेस जो घरेलू उद्योग थे उनके लिए भी एक एक्सेप्शन है इसमें। तो वो लोग उसमें जाके लैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको परमिशन का क्लॉज उसमें रखा गया है जी, ताकि वो इनक्रेजमेंट मिले उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल। दी इंटेंट इज़ कि पैसे वाला व्यक्ति इसके ऊपर अपने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ना हो। द इंटेंट इज़ कि एग्रीकल्चरिस्ट या जिनके पास डाउन ट्रॉडन है वो इस ज़मीन का इस्तेमाल करें फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। और एक्सेप्शन है प्रोजेक्ट्स की, ताकि इंडस्ट्रीज़ भी ऐसा ना हो कि ना आए हिमाचल में, तो इसके लिए एक्सेप्शन दी गई है। उसके लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है 118 में कि उसमें किस तरह से करना है, वो विल डिस्कस। ये बहुत ही अच्छा जो है, अगर एक तरह से हम बात करें तो हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं युवाओं पे आती हूँ कि आज के जो युवा हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनको इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वो कैसे जो है हिमाचल में इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, या उनके लिए जो अगर मैं बात करूँ, वो कैसे जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सा मैं इससे जानना चाहूँगी। अगर बात करें हम कि वो एग्रीकल्चर में ही कुछ करना चाहते हैं तो। मैंने जैसे आपको कहा वो एक्सेप्शन है, उसमें दे हैव टू अप्लाई कि हमारी ये एक्सेप्शन है और हम लैंडलेस हैं, और उस प्रोसेस से उनको जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट में उनको जाना पड़ेगा, देन दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं कि 118 को और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि और प्रभावशाली, क्योंकि समय समय पे टाइम टू टाइम इसमें बहुत चेंजेस अमेंडमेंट्स आती रही हैं, और आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव है अभी तक इसका फुलफ़िल हो रहा है। जी, और ऐसा नहीं लगता कि कोई और ज़रूरत हो इसमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजन करने की, क्योंकि बैलेंस इज़ टू बी मेंटेन्ड। अभी बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपने ऑप्शन रखी है, लैंड ओनर्स की जो लैंड वो भी प्रोटेक्ट किया, तो इट्स अ क्वाइट बैलेंस्ड सेक्शन। जी। सर मैं बात करूं 118 की, अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ऐसा विषय है जो हमेशा चर्चा में रहता है। ऐसा क्यों है, जो इतना चर्चा में ये विषय क्यों रहता है हाँ, हमेशा? बिल्कुल सही कहा आपने कि चर्चा में बहुत है, सबने सुना होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था 118 इतना फेमस है कि कोई भी बात होगी 118 की परमिशन ले लेते हैं। उसका कारण यही है कि चर्चा इसलिए है कि जो तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो 118 से प्रोटेक्टेड हैं, तो वो इसलिए खुश हैं कि वो प्रोटेक्टेड हैं और उन आगे बाय कर सकते हैं लैंड। जो एग्रीकल्चरिस्ट और लैंड बाय कर सकता है, लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे वो हिमाचली क्यों नहीं है या यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत दिक्कत आ जाती है कि वो लैंड नहीं ले पाते हैं। तो इस करके वो चर्चा में आती है, क्योंकि उनको लैंड लेनी है और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होने की वजह से वो लैंड नहीं ले नहीं पाते। लेकिन उन दर्शकों को उसके लिए मैं बता दूं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास लैंड नहीं है और उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो इसी में एक प्रावधान है, प्रोविज़न है 500 मीटर तक की, स्क्वायर मीटर तक की जो है ज़मीन वो अपने घर के लिए, और 300 स्क्वायर मीटर तक की जो है शॉप के लिए, वो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वो ले सकता है हिमाचल में। और दर्शकों को एक चीज़ और बता दें, क्योंकि वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हिमुडा के हैं, वो यहाँ पे बिना परमिशन के बाय कर सकते हैं, वन। सेकेंडली, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बिल्ट अप स्ट्रक्चर होंगे जो बने बनाए हैं, उसमें भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर रहते हैं। लेकिन जो इससे बाहर है उसमें दे हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो एक्ट है, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के जो 118 है, क्या पर्यावरण को देखते हुए भी बनाया गया है ताकि इससे जो है इफेक्ट ना करे हिमाचल, जो ब्यूटी है हिमाचल की वो कहीं खराब ना हो? देखिए, हिमाचल का एक अपना कल्चर है, हमारी जिसको कहेंगे एसेट है। और फ़र्क ये ज़रूर है कि जब बाहर के या इस तरह से कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा होगी तो कल्चर पे इफ़ेक्ट होगा, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट होगा, हमारी जो एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लेगा तो वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं लेगा, तो बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है वहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, मास कंस्ट्रक्शन होगी, बड़े बड़े मॉल्स आने की कोशिश करेंगे, तो उससे जो है ऑब्वियस सी बात है कि एक एनवायरनमेंट को एक थ्रेट तो रहती है। बिल्कुल। सर, जो एग्रीकल्चर्स जो है, जिसकी ज़मीन है, अगर वो कारणवश जो है वो अपनी ज़मीन बेचता है या देता है, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्या, ताकि वो जो है इंसान
भूमि के बिना ना हो जाए, उसको कहीं अपनी वो पूरी लैंड ना रख दे। क्या हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो क्या उस किसान को भी सुरक्षित रखा गया जी है? जी हाँ, इसमें आपने बड़ा अच्छा किया कि जब भी कोई इसमें परमिशन के लिए अप्लाई करता है 118 की, तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है कि जिससे आप ज़मीन ले रहे हो एग्रीकल्चरिस्ट से अंडर द परमिशन, वो लैंडलेस नहीं होगा। तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, बताए हैं कि इससे नीचे जो है उसके पास लैंड नहीं रहनी चाहिए, लैंड उससे ऊपर रहनी चाहिए, और तभी जो है वो आपको परमिशन दी जाएगी। इसीलिए ये प्रोसेस बनाया गया है ताकि ऐसा ना हो कि परमिशन के अंडर दी गार वो परमिशन ही वो लैंडलेस हो जाए। तो इसीलिए परमिशन भी तभी मिलेगी अगर वो लैंडलेस नहीं होगा। नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि अगर हम जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए हमें काम ही करना है, उस चीज़ पे हम वर्कआउट करना चाहते हैं, तो क्या ये 118 लेना इजी प्रोसेस है? इसको कितना समय जो है वो 118 को लेने के लिए लगता है? आजकल जो है ये सिंगल विंडो सिस्टम इसमें है और ऑनलाइन प्रोसेस की हुई है। इसमें इवन जो डिजिटल प्रोसेस कर दिया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है अनटिल अनलेस कोई उसमें ऑब्जेक्शन ना हो। तकरीबन 6 महीने का जो है समय इसमें तकरीबन है जो लगता है, और 6 महीने के बीच में ये परमिशंस मिल जाती है अनटिल अनलेस कोई ऐसा ऑब्जेक्शन उसमें ना हो। और अगर यदि नहीं होता है तो उनके पास रेमेडी है टू अप्रोच दी कोर्ट की टाइम ज़्यादा लगा अननेसेसरली, अगर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है नहीं है तो अगर और पोर्टल है, जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें एसेंशियल सर्टिफिकेट लगता है, एनओसीज लगते हैं, और वो ये लैंडलेस वाला जो सर्टिफिकेट है ये लगता है। अगर ये सारे पेपर्स पूरे हैं तो परमिशन मिलती है। और एज़ पर स्टैट्स जो है लास्ट ईयर ये मैं देख रहा था 355 के आसपास जो है परमिशन लास्ट ईयर मिली है इंडस्ट्रीज़ को इन हिमाचल। तो अच्छा बैलेंस मेंटेन्ड है, एग्रीकल्चर भी प्रोटेक्ट है, इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं, तो इन दैट वे इट इज़ हेल्पफुल। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं हिमाचल के संदर्भ में, अगर मैं बात करूं जो एक्ट है 118 है, क्या ये सुरक्षा कवच है हिमाचल के लिए अगर बात की जाए? अब सरी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा, नॉट थोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। क्योंकि जब आपके पास लैंड है और उसका प्राइस देने के लिए कोई तैयार है, तो आपके लिए बहुत एल्योरमेंट होती है और उसको बेच दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन्स ये रियलाइज़ करते हैं कि ये बहुत गलत डिसीजन था। इसलिए ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है हमारे लैंड ओनर्स के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, और उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एग्रीकल्चर प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय द लैंड इन हिमाचल ऑन लोअर प्राइसेस। तो ये इस तरह से एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच जो है ये लैंड एग्रीकल्चरिस्ट को मिला हुआ है। सर, आपने बहुत ही गहराई से हमें बताया, इस विषय को हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम जान पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी कि वही आपने पहले भी थोड़ा क्लियर किया है कि 1972 से पहले की जो आपने बात बताई, थोड़ा सा मैं आज के संदर्भ में जानना चाहूँगी, जो काफ़ी समय से, अगर मैं बात करूँ 72 के बाद से काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो अपना घर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें भी 118 लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अगर घर की बात है, मैंने फिर कहा बना बनाया घर वो जो है एमसी में म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जो है ले सकते हैं बिना परमिशन के, लेकिन आउटसाइड म्यूनसिपैलिटी दे हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक प्रोविज़न है। और इसमें भी अगर आपके पास लैंड नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया 500 मीटर तक के लिए ड्वेलिंग हाउस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल की उसमें कॉपी लगती है, वो एसेंशियल वो एनओसीज लगते हैं और परमिशन मिलती है। और बहुत सारे लोगों ने, नंबर ऑफ पीपल हैव बिल्ट देयर हाउसेज आफ्टर गेटिंग द 118। सर, आप बार बार जो है वो एनओसीज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अब इसके विषय पे भी आती हूँ कि एनओसी लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एनओसीज इसलिए, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि ये 118 का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट ना हो जाए, कोई बेनामी ट्रांजैक्शन ना हो। अब मैं इस पे भी आता हूँ। बेनामी मतलब क्या हुआ कि स्पॉन्सर करने वाला कोई और है, पोजेशन कोई और हो रहा है, नाम किसी और का लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को भी चेक करना है गवर्नमेंट ने कि क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है, इसीलिए एग्रीमेंट टू सेल लगेगा और सारा। और इसमें इंटरेस्टिंगली बता दूं कि फिर भी अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाती है, रिकॉर्ड्स में आ जाती है,
उसका भी एक प्रोविज़न है कि डिप्टी कमिश्नर के पास अगर कंप्लेंट आती है या उसके नॉलेज में ये चीज़ आती है, वो उसमें इंक्वायरी हेल्ड करता है, और इंक्वायरी हेल्ड करने के बाद अगर ये पता लगता है कि इसको जो है वायलेट किया गया है, इस प्रोविज़न को वायलेट किया गया है और ऐसी ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो उसकी जो है वो ऑर्डर कर सकता है और वो सारी ट्रांजैक्शन वॉइड डिक्लेयर करके वो गवर्नमेंट में वेस्ट करने के ऑर्डर हो जाते हैं। वो वापस नहीं जाएगी, ना तो ओरिजिनल ओनर को जाएगी, ना वो खरीदने वाले को जाएगी, वो गवर्नमेंट को वेस्ट होगी। उसके लिए एक अपील का प्रोविज़न है, किसी के भी अगेंस्ट अगर वो डिसाइड होता है 30 डेज़ का टाइम रहता है डिविजनल कमिश्नर के पास अपील करने का, और जो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास पावर रहती है रिवीजन की। तो ये प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, डिस्क्राइब्ड है, और उसके बाद अगर ये पाया गया फाइनली कि जो है ये प्रोविज़न वायलेट हुआ है, तो गवर्नमेंट जो लैंड इसमें इन्वॉल्व थी वो गवर्नमेंट में वेस्ट कर दी जाती है। बिल्कुल। तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि सच में जो है 118 जो है वो पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच की तरह जो है हिमाचल में बना हुआ है। बिल्कुल। और दूसरा है कि आई विल सजेस्ट आपके माध्यम से कि जब भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लैंड लेना चाहता है तो दे शुड टेक एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस लें, पेपर्स चेक करें, और जिन्होंने बेचनी है वो भी पेपर चेक करें। जैसे मैंने कहा कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो लैंड विल गो बैक टू द गवर्नमेंट, सो द बायर एंड द सेलर बोथ शुड बी अवेयर। तो इसलिए अगर वो ढंग से इसको करेंगे तो प्रोविजंस है, परमिशंस भी मिलती है, लोग ले भी रहे हैं और लोगों को एडवांटेज भी हुआ है। सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप ज़मीन हिमाचल में खरीदना चाहते हैं तो पूरी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और रूल एंड रेगुलेशंस के साथ जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी करें, तभी इस चीज़ को आगे करें। सर, थोड़ा सा मैं एक और जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा शब्द सुनते हैं हम गिफ्ट डीड, तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी, कई बार बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है गिफ्ट कर दी गई, तो थोड़ा सा क्या ये भी 118 के अंडर ही आता है? जी, मैंने जैसे शुरू में बताया, इसमें स्पेसिफिकली बार है, नाइदर सेल नॉर गिफ्ट नॉर विल, जीपीए भी नहीं, एसपीए भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी दैट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। तो अगेन इट विल वेस्ट टू दी गवर्नमेंट। तो इसलिए ना गिफ्ट की जा सकती है। हाँ, अगर एग्रीकल्चरिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी जो है अपनी फैमिली में इनहेरिट हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट की, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के नाम में नहीं हो सकती। जो आपने बताया कि उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, मैं चाहती हूँ कि 118 के लिए हमने इतनी गहन चर्चा की, इसकी इस विषय में हमने पूरा जाना, हमने पूरी गहराई से इस विषय के बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को कुछ ऐसा पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी के लिए भी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को जो है आप एक संदेश दें। इसमें यही है कि अगर तो आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो जब भी आप किसी को बेचना चाह रहे हैं तो वो देखें कि पेपर्स देखें कि वो एग्रीकल्चरिस्ट है जिसको बेच रहे हैं, या वो परमिशन लेना चाहते हैं तो क्या वो परमिशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है अंडर दी प्रोविजंस, तभी वो जो है एग्रीमेंट टू सेल में जाएं उसके साथ। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है। और जहाँ तक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट की बात करेंगे तो उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि जब आप लैंड लेने के लिए जा रहे हैं या परमिशन के लिए जा रहे हैं तो पहले ये देख लें कि जिससे आप लैंड लेने वाले हैं क्या वो लैंडलेस तो नहीं होने वाला, तो क्या आगे जाके उसको परमिशन मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या वो लैंड जो बताई गई है वो उस में फॉल करती है कि नहीं करती, क्राइटेरियाज में जो उसमें एक्सेप्शंस हैं, तो उसके बाद ही इस सारे प्रोसेस में करें, क्योंकि सारा कुछ अपना जो है इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है। और माय सजेशन वुड बी कि आप उसमें एडवाइस लेके चलें प्रॉपर, क्योंकि सिंस इट्स अ टेक्निकल, तो कुछ एडवाइस ज़रूर लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करें, उसके बाद ही प्रोसीड करें। बिल्कुल सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे पूरी गहराई से हमें इस विषय के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अगर हम धारा 118 की बात करें तो सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि हिमाचल की जनता, हिमाचल की भूमि, हिमाचल के पर्यावरण को देखते हुए इसे सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।